हेलो बच्चों, यूपी बोर्ड एग्ज़ाम 2024 के लिए क्लास 10 मैथ के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चनों की जो सीरीज शुरू की गई है उसका ये दूसरा पार्ट है। इससे पहले पार्ट में हमने वास्तविक संख्या के बारे में अध्ययन किया। अगर आप उस वीडियो को ना देखे हो तो पहले उसे देख लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब हम इस पार्ट में दूसरे चैप्टर पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद के बारे में अध्ययन करेंगे। हमारे बोर्ड के पेपर में जो छोटे क्वेश्चन आते हैं अक्सर इसी चैप्टर से पूछे जाते हैं, जो कि सीधे परिभाषाओं से संबंधित होते हैं। इसलिए सबसे पहले हम इस चैप्टर में बहुपद से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। उसके बाद हम इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे, जो कि बोर्ड की दृष्टि से हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। इस पार्ट का पहला डेफिनेशन है पॉलिनोमियल्स यानी कि बहुपद, जिसमें कहा है कि वे बीजीय व्यंजक जिनके चर की घात एक पूर्ण संख्या व चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो बहुपद कहलाता है। यानी कि किसी बीजीय व्यंजक के बहुपद होने के लिए इन दोनों नियमों का पालन करना आवश्यक हो जाता है, जिनमें से पहला नियम है कि बीजीय व्यंजक में चर की घात एक पूर्ण संख्या हो, और उसके बाद दूसरा नियम है कि चर का गुणांक एक वास्तविक संख्या हो। तो उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहते हैं। बहुपद को अगर हम गणितीय रूप में लिखना चाहें तो उसे हम दो प्रकार से लिख सकते हैं। पहला संक्षेप विधि यानी कि समेशन का प्रयोग करके, और दूसरा इसे हम प्रसारित रूप में लिख सकते हैं। यहाँ पर हम आपको दोनों नियमों के बारे में बता देते हैं। जैसे कि अगर इसको आप संक्षेप में लिखना चाहें समेशन के रूप में तो लिख देंगे समेशन, ये समेशन यानी कि सिग्मा का सिंबल होता है। यहाँ लिख देंगे समेशन ए एक्स के पावर एन, जहाँ पर जो एक्स है ये हमारा चर है, ए चर का गुणांक, और उसके बाद एन ये चर की घात है। समेशन का मतलब होता है पदों का योग। यहाँ पर जो हमारे पद हैं वो चर और अचर, उसके साथ में चर पर घात है। तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो लिख देंगे प्रसारित रूप में ए के पावर ए जीरो, उसके बाद एक्स के पावर एन। दूसरा पद अगर होगा, यहाँ पर समेशन का मतलब होता है पदों का योग, तो दूसरा पद जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा ए वन एक्स के पावर एन माइनस वन। उसके बाद अगला पद ऐसे हो जाएगा हमारा ए टू एक्स के पावर एन माइनस टू। इसी प्रकार से आगे भी आप पदों को लिख सकते हैं। ये बहुपद के गणितीय रूप हो गए। यहाँ पर अगर एन और ए की बात की जाए तो यहाँ पर लिख देंगे हम जहाँ ए ये वास्तविक संख्या होती है, और वास्तविक संख्या ये इसका प्रतीक आप पहले ही पढ़ चुके हैं पिछले क्लासों में। वास्तविक संख्या को हम कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं, और उसके बाद लिख देंगे तथा अगर यन की बात की जाए तो यन यहाँ पर पूर्ण संख्या होती है, यानी कि स्मॉल यन बराबर ये हो जाएगा हमारा पूर्ण संख्या। और पूर्ण संख्या के बारे में भी आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। पूर्ण संख्या को हम डब्लू से प्रदर्शित करते हैं, कैपिटल डब्लू। तो इस प्रकार से ये बहुपद का गणितीय रूप हो गया समेशन ए एक्स के पावर एन, और इसको अगर हम प्रसारित रूप में लिखना चाहें तो ये होगा ए जीरो एक्स एन प्लस ए वन एक्स एन माइनस वन प्लस ए टू एक्स एन माइनस टू प्लस इसी प्रकार से आगे के पद भी होंगे। जहाँ अगर ए की बात की जाए तो ये चर का गुणांक है जो कि वास्तविक संख्या होना चाहिए, और दूसरा यन ये चर की घात है जो कि पूर्ण संख्या होनी चाहिए। अगर बीजीय व्यंजक में चर का गुणांक वास्तविक संख्या और उसकी घात पूर्ण संख्या, तो उस स्थिति में उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे। अब हम कुछ एग्जाम्पलों को देख लेते हैं कि वे बहुपद हैं या फिर नहीं हैं। तो यहाँ पर आपके सामने कुछ एग्जाम्पल हम पहले लिख देते हैं, उसके बाद देखते हैं कि इनमें से कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 7 एग्जाम्पल लिखे हुए हैं, यानी कि 7 बीजीय व्यंजक लिखे हुए हैं, जिनमें से हमें बताना है कि कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कौन से बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। अब यहाँ पर अगर हम पहले एग्जाम्पल को देखें तो ये लिखा हुआ है 3x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5। यानी कि अगर हम पहले पद को देखें तो ये पहला पद, इसमें चर x है, और x के अगर गुणांक की बात की जाए तो यहाँ पर x का गुणांक 3, और अगर x के घात की बात की जाए तो ये 2 है। उसके बाद हम जैसा कि पढ़े हैं कि
कोई बीजीय व्यंजक बहुपद केवल तभी होगा जब उसका गुणांक वास्तविक संख्या और घात पूर्ण संख्या हो। तो यहाँ पर देखेंगे पहले पद में x का गुणांक वास्तविक संख्या और घात पूर्ण संख्या है, इसलिए अब आगे हम अगले पद को देख लेते हैं। अगले पद में अगर देखें दूसरा पद, तो दूसरे पद में यहाँ पर चर का गुणांक वास्तविक संख्या और इसका घात कुछ नहीं दिया हुआ, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं, अर्थात इसकी घात यहाँ पर पूर्ण संख्या होगी। और तीसरा पद यहाँ पर दिया हुआ 5, अगर 5 के गुणांक की बात की जाए तो ये वैसे यहाँ पर चर नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर अगर मानना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो x के पावर 0, क्योंकि किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होता है तो उसका मान 1 होगा। इस प्रकार से यहाँ पर हमने देखा कि इस बीजीय व्यंजक के तीनों पदों में चर का गुणांक वास्तविक संख्या और उसके बाद उसकी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पर आप चाहे तो यहाँ कोष्टक में लिख सकते हैं कि बहुपद है, यानी कि ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये बहुपद है। अब उसके बाद हम दूसरे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल हमारा है 2/5x - 6। अब यहाँ पर अगर इसके बीजीय व्यंजक के पहले पद को देखा जाए तो पहला पद इसमें चर x है, इसका गुणांक 2/5, ये वास्तविक संख्या है, जबकि चर की घात यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 1 मानेंगे, ये भी पूर्ण संख्या होगा। उसके बाद दूसरा पद -6 जो कि अचर है, यानी कि वास्तविक संख्या होगा। अब यहाँ पहला पद भी, ये पहले पद को देखें तो चर का गुणांक वास्तविक संख्या घात पूर्ण संख्या, उसके बाद दूसरा पद जो कि वास्तविक संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पर भी हम लिख देंगे कोष्टक में जो हमारा दूसरा बीजीय व्यंजक है ये भी बहुपद है, यहाँ पे लिख देंगे बहुपद है। उसके बाद अब हम तीसरे बीजीय व्यंजक को देख लेते हैं। तो तीसरे बीजीय व्यंजक को अगर हम देखें तो तीसरे बीजीय व्यंजक में चर x का गुणांक √3 है, जो कि एक वास्तविक संख्या होती है। उसके बाद यहाँ पर +7, ये भी एक वास्तविक संख्या है, यानी कि पहला पद भी वास्तविक संख्या है और दूसरा पद भी वास्तविक संख्या है, इसलिए ये बीजीय व्यंजक भी बहुपद होगा। यहाँ पर हम लिख देंगे कि बहुपद है। तो यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों एग्जाम्पल जो हमारे दिए हुए हैं ये तीनों के तीनों बहुपद हैं। अब हम चौथे एग्जाम्पल को देख लेते हैं। चौथा एग्जाम्पल ये हमारा है √x और उसके बाद +10। अगर इसको हम आगे सॉल्व करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा, इसको थोड़ा आगे सॉल्व कर लेते हैं। स्क्वायर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, तो यहाँ पर x पे स्क्वायर रूट है तो इसको हम लिख सकते हैं x के पावर 1/2 और उसके बाद +10 है, +10 लिख देंगे। अब यहाँ पर इस बहुपद में यहाँ पर जो बीजीय व्यंजक दिया है इसका अगर हम पहला पद देखें तो यहाँ पर चर के पावर में 1/2 है और चर का गुणांक कुछ नहीं लिखा, तो यहाँ पर हम 1 मान सकते हैं। तो यहाँ पर चर का गुणांक तो वास्तविक संख्या है, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है उसका कारण ही हम यहाँ पर आपको बता दिए हैं कि यहाँ पर चर का गुणांक तो वास्तविक संख्या है, लेकिन चर की घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। कोई बीजीय व्यंजक बहुपद केवल तभी होगा जब वो इन दोनों नियमों का पालन करे, इनमें से एक नियम अगर गलत हुआ तो बहुपद नहीं होगा। अब उसके बाद हम पांचवा एग्जाम्पल देख लेते हैं। पांचवा एग्जाम्पल हमारा है 3/x + 2। यहाँ पर इसको थोड़ा और आगे हम सॉल्व कर सकते हैं। अगर आगे इसको हम सॉल्व करें तो यहाँ पर हो जाएगा 3 और उसके बाद x को हम यहाँ पर x के पावर की अगर बात करें तो यहाँ पर x के पावर में कुछ नहीं लिखा 1 मानेंगे, इसको ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो x के पावर में हो जाएगा -1 और उसके बाद +2। अब आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये हो गया हमारा चर x है, इसका गुणांक 3 जो कि वास्तविक संख्या है, लेकिन अगर चर के घात की बात की जाए तो ये -1 है और -1 ये पूर्ण संख्या नहीं होता है, इसलिए यहाँ पर इस बीजीय व्यंजक का जो पहला पद है वह इसमें जो चर है उसकी घात पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि बहुपद नहीं है। उसके बाद अब अगला एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल ये हमारा है, यहाँ पर अगर देखें तो पहला पद जिसमें चर का गुणांक ये √-2 दिया हुआ है और हम क्लास 9th में ही पढ़ चुके हैं कि
अंडर रूट के अंदर अगर माइनस में कोई संख्या लिखी हो तो उस संख्या को हम काल्पनिक संख्या कहते हैं, यानी कि ये वास्तविक संख्या नहीं होगा। तो यहाँ पर जो चर का गुणांक है ये वास्तविक संख्या नहीं है, इसलिए ये जो हमारा बीजीय व्यंजक है ये बहुपद नहीं होगा। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि बहुपद नहीं है। अब उसके बाद अगला एग्जाम्पल यानी कि हम 7वां देख लेते हैं। तो अगर 7वें एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर 7वां एग्जाम्पल दिया है 3x² + 2x/x। इसको थोड़ा हम आगे सॉल्व कर लेते हैं। अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर अंश में 2 पद हैं और उसके बाद हर में 1 पद है। हम रूल पढ़े हैं कि जब हर समान होता है तो अंश अगर प्लस है तो जुड़ जाएगा, माइनस है तो घट जाता है। तो यहाँ पर इसको आप अलग भी कर सकते हो। अगर अलग करना चाहें तो ये हो जाएगा हमारा 3x² बटे x और उसके बाद प्लस अगला पद हो जाएगा 2x/x। इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x से यहाँ पर x कैंसिल होगा, तो यहाँ पर केवल बचेगा 3x, उसके बाद प्लस यहाँ पर x से x कैंसिल होगा तो ये 2 हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो इस बीजीय व्यंजक के दोनों पदों को पहला पद यहाँ पर है 3x, जिसमें चर का गुणांक वास्तविक संख्या और चर की घात कुछ नहीं लिखी है तो 1 मानेंगे जो कि पूर्ण संख्या होगा। और उसके बाद दूसरा पद यहाँ पर चर नहीं है, यानी कि अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो x के पावर 0। अब चर का गुणांक वास्तविक संख्या और उसकी घात पूर्ण संख्या है, इसलिए जो ये हमारा लास्ट वाला बीजीय व्यंजक दिया हुआ है ये भी हमारा बहुपद होगा। तो यहाँ पर आप जितने भी एग्जाम्पल देखें उनमें से यानी कि जो बीजीय व्यंजक दिए हुए हैं उनमें से कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद हैं और कुछ बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं हैं। केवल उन्हीं बीजीय व्यंजकों को हम बहुपद कहेंगे जिसमें चर का गुणांक वास्तविक संख्या और उसकी घात पूर्ण संख्या हो। अगर इन दोनों नियमों का कोई बीजीय व्यंजक पालन करता है तो उस स्थिति में उस बीजीय व्यंजक को हम बहुपद कहेंगे, अन्यथा वह बहुपद नहीं होगा। अब हम अगला डेफिनेशन देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि बहुपद के प्रकार। बहुपद को वैसे 2 आधारों पर विभाजित किया गया है। पहला है इसमें से पदों के आधार पर। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि पदों के आधार पर बहुपद कितने प्रकार के होते हैं। इसमें से पहला है जीरो पॉलिनॉमियल, यानी कि शून्य बहुपद। यहाँ पर शून्य बहुपद की अगर बात की जाए तो शून्य बहुपद ऐसे बहुपद होते हैं जिसमें चर का गुणांक शून्य हो। जैसे कि आपको बताया गया कि किसी बहुपद को अगर हम गणितीय रूप में लिखें तो वहाँ पर बताया गया था कि इसको ऐसे हम लिख सकते हैं समेसन ax के पावर n, जहाँ पर x चर और उसके बाद a उसका गुणांक था। तो अगर किसी बहुपद में चर का गुणांक शून्य हो तो उस बहुपद को हम शून्य बहुपद कहते हैं। यहाँ पर अगर आप चाहें तो इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं कि लिख देंगे कि जिस बहुपद में चर का गुणांक शून्य हो, चर का गुणांक लिख देंगे कि चर का गुणांक शून्य हो। अब जिस बहुपद में चर का गुणांक शून्य हो उस बहुपद को हम शून्य बहुपद कहेंगे। अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि जैसे 0। अब जो 0 होता है ये हमारा शून्य बहुपद है, यानी कि 0 को हम शून्य बहुपद कहते हैं। दूसरा है हमारा यहाँ पर अगला कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, यानी कि अचर बहुपद। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि अचर बहुपद क्या होता है। अचर बहुपद ये जो हमारे अंक होते हैं, कोई भी संख्या आप ले सकते हैं, इसे हम अचर बहुपद कहेंगे। यहाँ पर अचर बहुपद हमें कब प्राप्त होगा, जब यहाँ पर जो चर का पावर था अगर ये चर का पावर 0 मिल जाए। चर का पावर अगर 0 होता तो उस स्थिति में यहाँ पर जो अचर होगा उसका मान 1 हो जाएगा, और जब 1 का गुणा यहाँ पर ए में होगा तो हमें केवल अचर पद प्राप्त होगा। इस स्थिति में उस बहुपद को हम अचर बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हैं कि जिस बहुपद में चर की घात शून्य हो, चर की घात यहाँ पे लिख देंगे कि शून्य हो। अगर चर की घात शून्य होती है तो उस बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल अगर आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो यहाँ पर, जैसे ये हो गया हमारा 2 हो गया, 3 हो गया,
-25 हो गया इत्यादि। ये सब हमारे अचर बहुपद हैं, क्योंकि इन बहुपदों में चर नहीं है। चर ना होने का मतलब कि यहाँ पर चर की घात शून्य है, और चर की घात अगर शून्य है तो उस बहुपद को हम अचर बहुपद कहेंगे। तीसरा है हमारा मोनोनोमियल यानी कि एक पदी बहुपद। अब एक पदी बहुपद किसे हम कहेंगे? ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। यहाँ पर आप नाम से स्पष्ट है, आसानी से बता सकते हैं एक पदी बहुपद के बारे में कहा गया, तो ऐसे बहुपद जिसमें केवल एक पद हो। लिख देंगे जिस बहुपद में जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो, उस बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अगर एग्जाम्पल लिखना चाहे तो यहाँ पर आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। लिख देंगे जैसे ये हो गया हमारा, जैसे 2x हो गया, 5x हो गया। उसके बाद अगर आप चाहें तो और भी लिख सकते हैं यहाँ 4/3 x²। ये सब बहुपद हमारे एक पदी बहुपद हैं, लिख देंगे इत्यादि। इसी टाइप के अन्य बहुपदों को भी आप लिख सकते हैं, मतलब ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक पद हो, उस बहुपद को हम एक पदी बहुपद कहते हैं। अगला है हमारा चौथा बाइनोमियल यानी कि द्विपदी बहुपद। तो जैसे यहाँ पर एक पदी बहुपद में बताया गया कि जिस बहुपद में सिर्फ एक पद हो उसे हम एक पदी बहुपद कहेंगे, उसी टाइप से ये भी हो जाएगा कि जिस बहुपद में सिर्फ दो पद हो, उस बहुपद को हम द्विपदी बहुपद कहते हैं। अभी अगर इसके एग्जाम्पल की बात कही जाए तो इसके एग्जाम्पल भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जैसे यहाँ पर आपकी द्विपदी बहुपद की बात की गई तो इसमें दो पद होंगे, जैसे कि यहाँ पर लिख सकते हैं 2x² + 5। ये हम इसमें हमारे दो पद हो गए। ऐसे आप लिख सकते हो कि 7/6 हो गया x -7। ये सब हमारे द्विपदी बहुपद हैं, यानी कि ऐसे बहुपद जिसमें दो पद हो उसे हम द्विपदी बहुपद कहेंगे। अब तीसरा है अगला है पांचवा है ट्राइनोमियल यानी कि त्रिपदी बहुपद। तो जैसे यहाँ पर द्विपदी बहुपद के बारे में कहा गया, वैसे ये त्रिपदी बहुपद भी होगा कि जिस बहुपद में लिख देंगे कि जिस बहुपद में सिर्फ तीन पद हो, उसे हम त्रिपदीय बहुपद कहते हैं। अब अगर इसके एग्जाम्पल की बात की जाए तो यहाँ पर लिख देंगे इसका कोई एग्जाम्पल ऐसे बहुपद जिसमें तीन पद हो। तो यहाँ पर जैसे हो गया हमारा x² + 6x + 5, ये हो गया एग्जाम्पल। इसी टाइप से और भी आप अगर लिखना चाहो तो लिख सकते हो कि यहाँ पर मान लो हो गया 3x² + 2x हो गया -5 इत्यादि। इसी टाइप से और भी आप एग्जाम्पल लिख सकते हो। यहाँ पर ये पदों के आधार पर बहुपद के प्रकार हो गया। आगे भी आप लिख सकते हो जिसमें 4 पद होंगे, 5 पद हों, इसी टाइप से बहुपद हम बोल देते हैं, मतलब जिसमें बहुत सारे पद हों। तो यहाँ पर पदों के आधार पर ये बहुपद के प्रकार हो गए। शून्य बहुपद यहाँ पर आपका इंपॉर्टेंट होगा, अचर बहुपद और अचर बहुपद। जैसे शून्य बहुपद उसे हम कहेंगे जिसमें चर का गुणांक शून्य हो। अगर चर का गुणांक शून्य होता है तो उसे हम शून्य बहुपद कहेंगे। इसका केवल एक ही एग्जाम्पल है, ये शून्य। उसके बाद अचर बहुपद की अगर बात की जाए तो जिस बहुपद में चर की घात शून्य हो उस बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं, यानी कि इसमें जो हमारा अचर होता है वो गायब होता है, यानी कि नहीं होता है। अगला है हमारा एक पदी बहुपद जिसमें केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। द्विपदी बहुपद जिसमें दो पद हो उसे द्विपदी बहुपद। और इसी टाइप से हमारा त्रिपदी बहुपद हो गया कि जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद कहेंगे। इसी टाइप से आगे भी आप लिख सकते हो। अब अगला हम देख लेते हैं घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार। तो घातों के आधार पर अगर बहुपद के प्रकार की बात की जाए तो ये निम्न प्रकार के लिखे हुए हैं। इनमें से पहला है लीनियर पॉलिनोमियल यानी कि रेखिक बहुपद। रेखिक बहुपद उस बहुपद को कहते हैं जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। यहाँ पर अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम
चर की अधिकतम घात, जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो। तो अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो तो उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। एग्जाम्पल लिखना चाहो तो यहाँ पर एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं कि जैसे ये हो गया हमारे पास 2x + 3। अब यहाँ पर अगर चर की बात करें तो यहाँ पर चर x है और इसकी अधिकतम घात 1 है। दूसरे पद की बात की जाए तो यहाँ पर इस पद में चर है हमारे पास नहीं है, तो यहाँ पर इस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। और इसी टाइप से आप एग्जाम्पल लिख सकते हो, जैसे कि ये हो गया हमारा 5/6, उसके बाद x माइनस यहाँ पर आप कोई भी अंक लिख सकते हो, जैसे कि 5 लिख दिए। अब यहाँ पर अगर देखें तो यहाँ पर भी जो हमारा चर है उसकी घात 1 है, इसलिए इसको भी हम रेखिक बहुपद कहेंगे। तो ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 1 हो उस बहुपद को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। अब अगर दूसरे प्रकार की यहाँ बात की जाए तो दूसरा है हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि द्विघात बहुपद। जैसे यहाँ पर रेखिक बहुपद कहा गया, उसी टाइप से आप द्विघात बहुपद को भी परिभाषित कर सकते हो। लिख देंगे यहाँ पर भी कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात यहाँ पे लिख देंगे चर की अधिकतम घात 2 हो उसे हम द्विघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पर भी अगर एग्जाम्पल आप लिखना चाहो तो लिख सकते हो इसके कि जैसे, अब यहाँ ध्यान देना है कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 2 हो, तो यहाँ पर लिख देंगे हम, जैसे ये हो गया हमारा x² - 6। यहाँ पर अगर हम देखें तो चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहते हैं। और भी आप लिख सकते हो कि जैसे हो गया x² + 3x और उसके बाद +2, ये भी हमारा द्विघात बहुपद है, क्योंकि यहाँ पर अगर चर की अधिकतम घात देखी जाए तो यहाँ पहले पद में 2 है, अगर दूसरे पद की बात की जाए तो यहाँ पर चर की घात 1 है, अर्थात इस बहुपद में चर की अधिकतम घात 2 है, इसलिए इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगला अब हम देख लेते हैं, अगला है हमारा घन बहुपद। तो जैसे यहाँ पर द्विघात बहुपद कहा गया, वैसे आप घन बहुपद में लिख सकते हो कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 3 हो उसे हम घन बहुपद कहते हैं। अब इसके भी एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जैसे x³ + 2x - 7, ये हो गया एग्जाम्पल हमारा। इसी टाइप से कोई भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो, बस इतना हमें ध्यान देना है कि चर की अधिकतम घात 3 होनी चाहिए। अब यहाँ पर और भी लिख सकते हैं, जैसे हो गया कि x³ उसके बाद -x²। यहाँ पर भी देखा जाए तो ये भी हमारा घन बहुपद होगा, क्योंकि यहाँ पर पहले पद में चर की घात 3 और दूसरे पद में चर की घात 2 है, अर्थात आप कह सकते हो कि चर की इस बहुपद में अधिकतम घात 3 है, इसलिए ये घन बहुपद है। और भी एग्जाम्पल यहाँ पर हम लिख सकते हैं। अगला है हमारा बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यानी कि चतुर्घात बहुपद। अब चतुर्घात बहुपद की अगर बात की जाए तो लिख देंगे यहाँ पर कि ऐसे बहुपद जिसमें चर की अधिकतम घात 4 हो उसे हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसका भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर लिख सकते हो, लिख देंगे कि जैसे x⁴ + 3x + 7। और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो कि जैसे हो गया हमारा x⁴ उसके बाद -5 इत्यादि। इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल यहाँ पे लिख सकते हैं, बस हमें ध्यान देना है कि
ऐसे बहुपद जिसमें चर की घात अधिकतम घात 4 हो उसको हम चतुर्घात बहुपद कहेंगे। तो यहाँ पर इस प्रकार से आप घातों के आधार पर बहुपद के प्रकार देखें कि अगर किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात 1 हो तो उसको रेखिक बहुपद, अगर चर की अधिकतम घात 2 हो तो उसको द्विघात बहुपद, और अगर बहुपद में चर की अधिकतम घात 3 हो तो उसको घन बहुपद। इसी टाइप से अगर चर की अधिकतम घात 4 हो तो उसको हम चतुर्घात बहुपद कहते हैं। इसी प्रकार से आगे भी आप लिख सकते हो। अब हम अगला डिफिनीशन देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा यहाँ पर डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल्स, यानी कि बहुपद की घात या कोटि। अगर बहुपद के घात या कोटि की बात की जाए तो इसमें बोला है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात या कोटि कहते हैं। अभी आपने बहुपदों का प्रकार घातों के आधार पर देखा, उसको इसी कॉन्सेप्ट पर विभाजित किया गया था कि किसी बहुपद में जो चर की अधिकतम घात थी उसी आधार पर हम बहुपद के प्रकारों का नाम लिखे थे। तो यहाँ पर बोला है वही चीज़ यहाँ पर बोला है कि किसी बहुपद में चर की अधिकतम घात को बहुपद की घात या कोटि कहते हैं। अब जैसे अगर आप यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहें जिसके घात और घात हमें या फिर को बोलें कोटि बताना तो लिख देंगे। जैसे यहाँ पर लिख दिए कि 2x² + 3 की कोटि। अब कोटि बोलें या घात बोलें, यहाँ पर देखेंगे तो चर की अधिकतम घात 2 है तो इसकी कोटि 2 होगी। इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल आप लिख सकते हो। अगर हम लिखें यहाँ पर, मान लीजिए दूसरा एग्जाम्पल लिख देते हैं कि यहाँ पर x³ + x4 और प्लस ये हो गया हमारा 3x² - 7। अगर इसकी कोटि की बात की जाए तो इसकी कोटि यहाँ पर हो जाएगी। यहाँ पर देखेंगे प्रत्येक पद में चर की घात कितनी है, तो पहले पद में अगर देखें तो चर की घात यहाँ पर 3, दूसरे पद में चर की घात 4, तीसरे पद में चर की घात 2, चौथे पद में चर नहीं, यानी कि यहाँ पर चर की घात 0 होगी। तो यहाँ पर अगर बात की जाए तो चर की अधिकतम घात 4 है, इसलिए इस बहुपद की कोटि 4 होगी। लिख देंगे यहाँ पर कि कोटि 4 होगी। आप इसी टाइप से और भी एग्जाम्पल लिख सकते हो। बस इतना हमें ध्यान देना है कि किसी बहुपद में चर की जो अधिकतम घात होगी उसी को हम बहुपद की घात या कोटि कहते हैं। उम्मीद है कि आप आसानी से इसको समझ गए होंगे। अगला हेडिंग है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये पॉलिनॉमियल्स, यानी कि बहुपद का मानक रूप। आगे इसमें बोला है कि बहुपद को घातों के अनुसार उसके पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की रीति, यानी कि व्यवस्था को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। तो यहाँ पर किसी बहुपद का मानक रूप लिखने के लिए हमें उस बहुपद के पदों को घातों के अनुसार आरोही या फिर अवरोही क्रम में लिख देना है, और इस प्रकार से हमें जो बहुपद प्राप्त होगा उसी को हम उस बहुपद का मानक रूप कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल अगर लिखना चाहें यहाँ पर हम तो लिख सकते हैं कि जैसे बहुपद लिख देंगे। जैसे बहुपद, कोई भी बहुपद यहाँ अपने इच्छा अनुसार हम मान सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि यहाँ पर ये हमारे पास एक बहुपद है x5 + x3, उसके बाद प्लस 2x⁴ और प्लस x - 7। अगर इसके मानक रूप की बात की जाए तो लिख देंगे यहाँ पर का मानक रूप। अब जैसे कि अभी आप मानक रूप के डिफिनीशन में पढ़े हैं कि यहाँ पर ध्यान देंगे तो पढ़ें कि बहुपद को घातों के अनुसार उसके पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की रीत को बहुपद का मानक रूप कहते हैं। यानी कि यहाँ पर जितने भी पद होंगे घातों के अनुसार या तो इसको आरोही क्रम में लिख दें या फिर अवरोही क्रम में, तो उसी को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब यहाँ पर अगर बात की जाए तो इसके मानक रूप यहाँ पर सबसे पहले मान लीजिए अगर हम अवरोही क्रम में लिख दे रहे हैं, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम, तो यहाँ पर अगर घातों के अनुसार अवरोही क्रम में लिखें तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे इसका पहला मानक रूप की अगर बात की जाए तो ये पहला हम लिख देते हैं, ये हो जाएगा x⁵ अधिकतम घात की अगर भी बात की जाए तो चर पर अधिकतम घात 5 है। उसके बाद दूसरे पद में चर की घात 3, तीसरे पद में 4 और चौथे पद में 1 और पांचवें पद में इसकी घात 0 होगी। तो x5 अगला पद की अगर बात की जाए तो इसके बाद वाली जो घात है इससे कम वाली वो 4 है जो कि तीसरे पद में है, तो यहाँ लिख देंगे प्लस
2x के पावर 4। उसके बाद अगर अगले पद की बात की जाए तो ये दूसरा पद है जिसकी घात 3 है, तो यहाँ पे लिख देंगे 3 और फिर अगला पद प्लस x फिर -7 है। ये हमारा अवरोही क्रम में है। यहाँ पे लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अवरोही क्रम। ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझने के लिए हम बता दे रहे हैं कि ये अवरोही क्रम के अनुसार लिखी गई है। दूसरा, अगर आप आरोही क्रम के अनुसार लिखना चाहते हैं तो आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते क्रम। अब यहाँ पर घातों के अनुसार पदों को हम बढ़ते क्रम में लिख देते हैं। तो यहाँ पर पहले जिसकी घात 0 हो तो यहाँ पर -7 है, हम लिख देंगे -7। अगला पद यहाँ पर देखें तो +x, क्योंकि इसकी घात यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पर 1 मानेंगे हम, तो ये हो जाएगा हमारा +x। उसके बाद इससे बड़ी घात वाला पद अगर हम देखें तो हमारा होगा स्क्वायर वाला पद तो है नहीं यहाँ पर, तो यहाँ पर क्यूब वाला लिख देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारा +x³ और यहाँ पर अब पावर 4 वाला लिख देंगे तो ये होगा हमारा 2x के पावर 4 और अगला पद ये लास्ट वाला हमारा हो जाएगा +x के पावर 5। ये जो हमारा लिखा गया है ये आरोही क्रम है, तो यहाँ पे लिख देंगे आरोही क्रम। अब यहाँ पर ये दोनों चाहे अवरोही क्रम हो या फिर आरोही क्रम हो, ये घातों के अनुसार जो लिखे गए हैं बहुपद, इसको हम इस बहुपद का मानक रूप कहेंगे। तो वही यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि बहुपद को घातों के अनुसार उनके पदों को आरोही या अवरोही क्रम में लिखने की जो रीति यानी कि व्यवस्था होती है उसी को हम बहुपद का मानक रूप कहते हैं। अब अगला डिफिनीशन हम देख लेते हैं। अगला हेडिंग है हमारा जीरोज ऑफ ये पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद के शून्यक। अगर बहुपद के शून्यक की बात की जाए तो इसमें बोला है कि किसी बहुपद में चर के वे मान जिसके लिए बहुपद का मान शून्य हो बहुपद के शून्यक कहलाते हैं। यानी कि अगर हमारे पास कोई बहुपद हो तो उसमें चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का पूरा मान शून्य हो जाए उसी मान को हम बहुपद का शून्यक कहते हैं। अगर हमें किसी बहुपद का शून्यक ज्ञात करना हो तो उस बहुपद को हम शून्य के बराबर रख के सॉल्व कर लेते हैं जिससे कि हमें बहुपद का शून्यक प्राप्त हो जाए। लिख देंगे कि यदि, अगर लिखना चाहे आप तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि यदि px कोई बहुपद है, यदि px कोई बहुपद है, यहाँ पे लिख देंगे कि यदि px कोई बहुपद है तब उसके शून्यक के लिए अगर हमें उसका शून्यक ज्ञात करना हो तो उस स्थिति में हम उस बहुपद को 0 के बराबर लिख देते हैं। लिख देंगे तब उसके शून्यक के लिए px बराबर 0। अब px बराबर जो भी बहुपद दिया होगा उसको हम 0 के बराबर रखेंगे और उसके बाद उसको सॉल्व कर लेंगे जिससे हमें बहुपद का शून्यक मालूम हो जाएगा। यहाँ पर अगर अगला हेडिंग देखें तो अगला हेडिंग होगा हमारा, यहाँ पर है जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ये द जीरोज ऑफ ये पॉलिनॉमियल यानी कि बहुपद के शून्यक का ज्यामितीय अर्थ। यहाँ पर कहा है कि किसी बहुपद के आरेख यानी कि जो ग्राफ होता है का x अक्ष पर प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या को उसके शून्यक के बराबर होता है। यानी कि अगर किसी बहुपद का हम आरेख ग्राफ खींचें तो उसका x अक्ष पर जो प्रतिच्छेद बिंदुओं की संख्या होगी उसके शून्यक के बराबर होगा। इसे अब हम कुछ एग्जाम्पलों के द्वारा समझ लेते हैं। तो यहाँ पर एग्जाम्पल में बोला है कि किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया गया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यांकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पे 6 ग्राफ दिए हुए हैं जो कि बहुपदों के ग्राफ हैं और यहाँ पर हमें बताना है कि प्रत्येक बहुपद के शून्य क्या होंगे। अगर हम यहाँ पर पहले ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर पहले ग्राफ में आप देखेंगे यहाँ पे जो हमारा बहुपद का ग्राफ दिया हुआ है यहाँ पर ऐसे एक स्ट्रेट लाइन दी हुई है और अगर इस स्ट्रेट लाइन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस स्ट्रेट लाइन जो है ये x अक्ष को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करता है, इसलिए यहाँ पर
इस बहुपद के शून्यांकों की संख्या शून्य होगी। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि यहाँ पर जो पहला आंसर हमको प्राप्त हुआ है ये होगा हमारा, यहाँ पर लिख देंगे आप पहला कि शून्यांकों की संख्या या शून्यकों की संख्या। अगर यहाँ पर शून्यकों की संख्या की बात की जाए तो यहाँ पर शून्यकों की संख्या ये हमारी शून्य होगी, यानी कि इसके कोई शून्यक नहीं होंगे। अब अगर दूसरे ग्राफ को यहाँ पर आप देखें तो जो दूसरा ग्राफ है हमारा ये x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है। दूसरे ग्राफ में आप देखें तो ये यहाँ से शुरू हुआ है, ऐसे आया हुआ है, उसके बाद ये आप ध्यान देंगे तो यहाँ पर ये जो हमारा है ये दूसरा ग्राफ है और दूसरा ग्राफ x अक्ष को केवल एक बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 1 होगी। तो यहाँ पर अगर हम दूसरे में लिखें तो लिख देंगे कि शून्यांकों की संख्या यहाँ पर शून्यांकों की संख्या जो हमारी होगी वो 1 होगी। फिर हम अगले ग्राफ को देख लेते हैं। ये हमारा तीसरा ग्राफ है। तीसरे ग्राफ को अगर हम देखें तो ये यहाँ पर ऐसे आया है, यहाँ पर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा तीसरा ग्राफ है और तीसरा ग्राफ जो है वो x अक्ष को यहाँ पर देखेंगे तो ये पहला पॉइंट हो गया, दूसरा पॉइंट हो गया और उसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया, यानी कि ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है। और अगर ये ग्राफ x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है तो इसके शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 3 होगी। लिख देंगे यहाँ पर कि शून्यांकों की संख्या यहाँ पे जो हमारे शून्यांकों इस ग्राफ के में शून्यांकों की जो संख्या होगी वो 3 होगी। इसी टाइप से आप चौथा ग्राफ अगर देखोगे तो ये हमारा यहाँ पर चौथा ग्राफ जो है ये एक परवलय का ग्राफ है। वैसे परवलय आप तो अभी पढ़े नहीं, लेकिन यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये हमारा ग्राफ है और ये ग्राफ x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है। अगर ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो उस स्थिति में इसके जो शून्यांकों की संख्या होगी वो 2 होगी। तो यहाँ पे लिख देंगे हम कि चौथे में लिख देंगे कि शून्यांकों की संख्या यहाँ पे शून्यांकों की संख्या 2 हो जाएगी। अब हम पांचवें ग्राफ को देख लेते हैं। तो अगर हम पांचवें ग्राफ को देखें, ये हमारा पांचवा ग्राफ है, इसको भी हम हाईलाइट यहाँ पर कर लेते हैं। पांचवें ग्राफ पे आप ध्यान देंगे तो ये ऐसे आया हुआ है, उसके बाद फिर यहाँ पर फिर ऐसे मुड़ा हुआ, ये आप रेड वाले पर ध्यान देंगे तो यहाँ पर अगर देखें तो ये पहला बिंदु हो गया हमारा, उसके बाद दूसरा, फिर x अक्ष को ये तीसरा और ये चौथा, यानी कि ये ग्राफ जो हमारा है वो x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। तो यहाँ पर अगर हम पांचवें ग्राफ की बात करें तो यहाँ पर लिख देंगे कि जो हमारा पांचवा है इसमें जो होगा शून्यांकों की संख्या लिख देंगे कि शून्यांकों की संख्या ये हमारी यहाँ पर शून्यांकों की संख्या की बात की जाए तो ये 4 बिंदुओं पर x अक्ष को प्रतिच्छेद कर रहा था, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। इसी टाइप से अब हम अगला छठवां ग्राफ देख लेते हैं। तो अगर आप छठवें ग्राफ पर ध्यान देंगे, ये हमारा छठवां ग्राफ है, इसको भी थोड़ा हाईलाइट हम कर लेते हैं रेड वाले कलर से। तो ये हो गया हमारा, ऐसे गया, उसके बाद x अक्ष को यहाँ पहले बिंदु पर काटा, उसके बाद ये दूसरे बिंदु पर केवल स्पर्श कर रहा है। फिर आगे अगर हम बढ़ जाएं ऐसे तो ये फिर जो हमारा तीसरा बिंदु होगा इसको भी केवल ये स्पर्श कर रहा है, यानी कि यहाँ पर ये हमारा पहला बिंदु हो जाएगा। दूसरा ये x अक्ष को स्पर्श कर रहा है तो ये दूसरा बिंदु हो गया। यहाँ पर ये तीसरा बिंदु भी स्पर्श ही कर रहा है। तो यहाँ पर अगर देखें तो ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3 होगी। तो यहाँ पर अगर हम छठवें में लिखना चाहें तो यहाँ पर लिख देंगे कि छठवें में शून्यांकों की संख्या ये बराबर हमारी हो जाएगी यहाँ पर 3, यानी कि इसके 3 शून्यांक होंगे। तो वही यहाँ पर जो हम कॉन्सेप्ट पढ़े कि किसी बहुपद का अगर हम ग्राफ खींचें, वह ग्राफ x अक्ष को जितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगा वही उस बहुपद के शून्यांकों की संख्या होगी। तो यहाँ पर पहले ग्राफ में देखें तो ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 0 होगी। दूसरे ग्राफ में ये x अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसके शून्यांकों की संख्या 1।
तीसरे ग्राफ में ये x अक्ष को 3 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या 3। और चौथे ग्राफ में ये x अक्ष को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, इसलिए उसके शून्यांकों की संख्या 2 लिखी गई है। पांचवें ग्राफ में ये x अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो इसके शून्यांकों की संख्या 4 होगी। और अगर छठवें ग्राफ की हम बात करें तो ये x अक्ष को 1 बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसके शून्यांकों की संख्या यहाँ पर 3 हो जाएगी। अब इससे आगे के नियम और इस चैप्टर के महत्वपूर्ण क्वेश्चन को हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। अगर उसे हम इसी वीडियो में देखें तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए जो हमारे आगे के महत्वपूर्ण नियम और उसके बाद महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उसे हम अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं, और अगर वीडियो आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे।